हाँ, तो हम पढ़ेंगे अध्याय 6 ऊतक। तो हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिका जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा करते हैं। तो सभी जीव जो होता है, सभी जीवों का शरीर जो होता है कोशिकाओं का बना होता है। और एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिकीय जीव होते हैं तो वो सभी कार्य एक कोशिका के द्वारा ही करते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके शरीर में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशी कोशिकाएं फैलती और सिकुड़ती हैं जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों का वाहक होती हैं। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करती हैं। पौधों में वाहक नलिकाओं से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके शरीर में श्रम विभाजन का मतलब होता है शरीर में अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करने के लिए विभाजित होते हैं। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को, जो कोशिका होती हैं तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो बहुत सारी जो कोशिकाएं मिलके ऊतक का निर्माण करती हैं। ये ऊतक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक उदाहरण है। रक्त है, फ्लोएम है या पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं। मतलब आकृति में भी एक समान होती हैं और कोई भी काम को एक साथ करने में सक्षम होती हैं, संपन्न करती हैं। समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है। मतलब कोई भी ऊतकों का एक समूह होगा जो कोई भी कार्य एक साथ करेंगी और विशिष्ट क्रम में एक आकृति में व्यवस्थित होती है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतक से बने होते हैं? आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते। उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर जंतु
भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। जो जीव जंतु होते हैं अपने साथी की या आश्रय की या भोजन के लिए विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करती हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतुओं के शरीर के जो अधिकांश ऊतक होते हैं वो सभी जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतक का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभोज्य ऊतक तथा स्थायी ऊतक। मतलब पौधों के जो विभाजन करने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ये वृद्धि या विभोज्य ऊतक और एक होते हैं स्थायी ऊतक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अंगों तथा अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल, पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन, एक ओर पौधों की गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसे विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभोज्य ऊतक कहते हैं। कहा जाता है ये विभोज्य ऊतक किस भाग में स्थित होते हैं। विभोज्य ऊतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्ष, कैम्बियन तथा अंतःपृष्ठ भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभोज्य ऊतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभोज्य ऊतक की तरह होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती है और परिपक्व होती है, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। प्रोह के शीर्ष विभोज्य ऊतक जड़ों एवं तनों वाली वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि तथा मूल में वृद्धि पार्श्व विभोज्य कैम्बियन के कारण, कैम्बियन मतलब होता है जो पेड़ पौधों की मोटाई के लिए जो पौधों मतलब तना में रहता है तो पौधों को मोटाई करता है, उधर भी वो हमेशा वृद्धि करता है क्योंकि पौधे धीरे धीरे मोटे होते जाते हैं। अंतःपृष्ठ विभोज्य ऊतक पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं, मतलब पत्तियों में होता है जैसे पत्तियां बढ़ती जाती हैं। इन ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसधानी नहीं होती। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेख रसधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। अब आता है स्थायी ऊतक। विभोज्य ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभोज्य ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं।
तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो विभाजित होती रहती हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो विभाजित होना बंद कर देती हैं और एक स्थायी रूप या आकार ग्रहण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से स्थायी ऊतक बन जाते हैं।